हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारत में स्लम क्षेत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्लम क्षेत्र वो होता है, अधिकांशतः हमें ये देखने को मिलेगा नगरों में। जो नगर का जो उसके विकास का जो आखिरी अवस्था रहता है, जब अपने वो बिल्कुल विकास की चरम सीमा पे रहता है, शहरीकरण या नगरीकरण, तो उस अवस्था में हमें स्लम्स का विकास या इसका कहीं निर्माण देखने को मिलेगा। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में जो स्लम क्षेत्र है, यदि आए कि भारत में तीव्रता से बढ़ता है और शहरीकरण का एक क्या है अपरिहार्य चुनौती ये बन गया है। तो देखें तो स्लम्स जो क्षेत्र होते हैं काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं, बहुत सारी समस्याएं वहां पे देखने को मिलती हैं। जनसंख्या का एक पिछड़ा जो शहरी जनसंख्या होती है उसका एक पिछड़ा वर्ग वो होता है। धन का अभाव होता है उसके पास। कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों का जो गरीब लोग होते हैं, गरीब जनसंख्या होती है, इस स्लम क्षेत्र में निवास करते हैं। आगे दिया है कि सेवा क्षेत्र के विकास के साथ साथ शहरों पे जनसंख्या का दबाव और अधिक जाता है और बढ़ता जा रहा है। जितने भी नगर हैं विकास की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं, जनसंख्या घनत्व तो काफी बढ़ चुका है, जनसंख्या बहुत वहां पे माइग्रेट करके आ चुकी है। तो उस कारण से दबाव बढ़ रहा है उस पे। जो सेवाएं हैं वहां पे, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन पे जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव बढ़ता जा रहा है। तो दबाव बढ़ने के द्वारा ही बहुत सारी वहां पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसमें से स्लम क्षेत्र भी एक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली दुनिया का छठा सबसे बड़ा महानगर है और इसके बावजूद यहाँ यहाँ का जो एक तिहाई आवास क्षेत्र है वो आवास स्लम क्षेत्र का हिस्सा है। या कह सकते हैं कि यहाँ मौजूद जो भी जनसंख्या है तो उसका एक तिहाई भाग जो आवास है या फिर जो निवास कर रही है वो स्लम क्षेत्र में है, जिनके पास क्या होता है कोई भी बुनियादी संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। यानी बुनियादी के आधारभूत जो सुविधाएं किसी भी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या को जो मिलती हैं उनके जीवन के लिए, जीवन के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है, वो भी सुविधाएं इन स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास उपलब्ध नहीं होती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, जो स्लम क्षेत्र होता है, स्लम क्षेत्र का आशय है सार्वजनिक भूमि पर अवैध शहरी बस्तियों से है और आमतौर पर यह एक निश्चित अवधि के दौरान निरंतर एवं अनियमित तरीके से विकसित होता है। यानी सार्वजनिक भूमि तो होती है लेकिन अवैध तरीके से ये बस्तियां बनी होती हैं, उसमें लोग रहते हैं। और ये बिल्कुल एक निश्चित या फिर कहेंगे कि प्लानिंग के थ्रू ये विकसित नहीं हुई होती है ये बस्तियां का अवैध तरीके से निर्माण किया गया रहता है और वही लोग वहां पे जो कि पिछड़े हुए रहते हैं, उनके बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही हैं, ना कोई उनके पास धन का साधन है या फिर आर्थिक स्रोत कोई नहीं होने की वजह से लोग इस प्रकार के स्थानों पे अपनी छोटी छोटी बस्तियां बना लेते हैं और जहाँ पे हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। आगे दिया है कि जो स्लम क्षेत्र है उनको शहरीकरण का एक अभिन्न अंग माना जाता है और शहरी क्षेत्र में समग्र सामाजिक आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। आगे एक स्लम क्षेत्र जो होता है, स्लम क्षेत्र को प्रायः अराजक रूप में अधिग्रहित या अव्यवस्थित रूप से विकसित होता है ये। और आमतौर पे देखें तो उपेक्षित जो क्षेत्र होता है, उपेक्षित क्षेत्र के रूप में इसे वर्णित किया जा सकता है, जहाँ काफी अधिक आबादी निवास करती है। और आबादी निवास करने के साथ साथ आबादी तो बहुत अधिक होती है लेकिन कोई भी आधारभूत या कहें कि बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं कुछ भी उनको सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, इसलिए ये अव्यवस्थित रूप से यहाँ पे विकसित होते जाते हैं, इनकी जनसंख्या भी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। स्लम क्षेत्र आगे दे रहा है कि जो स्लम क्षेत्र है, स्लम क्षेत्र के अस्तित्व और तीव्र विकास को एक सामान्य शहरी घटना के रूप में देखा जाता है जो कि दुनिया भर में प्रचलित है। तो स्लम क्षेत्र से भारत में ही नहीं दुनिया भर में भी देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में शहरीकरण के साथ साथ। और शहरीकरण का वही है कि जो विकास का अंतिम अवस्था होता है, विकास का अंतिम चरम होता है, यानी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है, कुछ अनियमितताओं के कारण ये भी एक कहेंगे शहरीकरण का एक दुष्परिणाम के रूप में कह सकते हैं कि जो स्लम क्षेत्र का विकास होता है, इस कारण से हमें इसका विकास देखने को मिलता है। आगे है कि शहरीकरण का आशय क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के पलायन, ये आशय है। और कारण भी हम देख सकते हैं कि इस कारण से जैसे जैसे शहरी क्षेत्रों में लोग जनसंख्या के जैसे पलायन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने लगता है धीरे धीरे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी और इस परिवर्तन को अपनाने हेतु समाज के तरीकों से है। तो यही है शहरीकरण
में है शहरीकरण का अर्थ है वही कि जनसंख्या बढ़ने लगती है धीरे-धीरे, और जनसंख्या बढ़ेगी तो बढ़ने के कारण वही है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करके लोग माइग्रेट करके आते हैं शहरों में। धीरे-धीरे यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की कमी आएगी। आगे दिया है कि शहरों को प्रायः तीव्र शहरीकरण के प्रतिकूल परिणामों जैसे अत्यधिक जनसंख्या जैसे-जैसे जो शहरीकरण है, तीव्रता होगा शहरीकरण का, या कहें कि शहरीकरण बहुत बढ़ता जाएगा, तो उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। ये तो नहीं है कि सिर्फ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, शहरीकरण हो रहा है तो सिर्फ अच्छा ही उसका परिणाम होगा। जब शहरीकरण का चरम अवस्था आएगा तो उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। तो उन परिणामों में हम शामिल कर सकते हैं अत्यधिक जनसंख्या हो गया, आवास और जो बुनियादी सुविधाएं उनको प्रारंभिक अवस्था में मिलती हैं उसमें कमी आने लगेगा, उसका अभाव होने लगेगा मांग बढ़ने की वजह से। फिर है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होगा, बेरोजगारी, जनसंख्या अधिक बढ़ने की वजह से संसाधनों की भी कमी होगी, फिर रोजगार की कमी होगी तो बेरोजगारी उत्पन्न होगा, सामाजिक अशांति होगी। इन सारी चीजों का क्या होगा, सामना करना पड़ेगा तीव्र शहरीकरण की अवस्था में, शहरीकरण की उच्च अवस्था में। आगे देखते हैं, आगे है कि विकसित शहर के निर्माण के इस मॉडल में अनियोजित विकास भी शामिल होता है, जो अमीर और गरीब समुदाय के बीच व्याप्त द्वंद्व को और मजबूत करता है। यानी जो शहरीकरण होता है जिस भी शहर का, तो उसमें क्या होता है कि यदि अनियोजित तरीके से विकास हो रहा है उस शहर का, तो अनियोजित तरीके से होगा तो पूरे समुदाय को उस पर अच्छे तरीके से आवास नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे उपस्थित सभी जनसंख्या का जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध नहीं कराया जा पाएगा। इस वजह से भी ये भी चीजें भी क्या कहते हैं, स्लम क्षेत्र को विकास को बढ़ावा देते हैं, और यही दे रहा है कि वहाँ पे हमें अमीर और गरीब समुदाय के बीच द्वंद्व व्याप्त हो जाएगा। अनियोजित तरीके से होगा तो जिनके पास रोजगार है, जो थोड़ा धनाढ़ है वहाँ पे व्यक्ति, तो उनका विकास समुचित रूप से होगा, गरीबों का नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, अमीरी और गरीबी के बीच क्या होगा, एक सीमा आ जाएगी और फिर दोनों के बीच द्वंद्व भी होगा। आगे है कि इसके अलावा हम देखें कोविड-19, तो जो कोविड-19 महामारी थी उसने शहरों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले शहरी गरीबों या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी को और भी गंभीर कर दिया। तो जैसे ये महामारी आई थी तो झुग्गी झोपड़ियों के पास जो होता है या फिर जो स्लम क्षेत्र होते हैं उसमें बुनियादी सुविधाएं नहीं रहती, स्वच्छ पानी का अभाव रहेगा, स्वास्थ्य या चिकित्सा की सुविधाएं नहीं रहती हैं, स्वच्छ हवा नहीं रहेगा, और वहाँ के जो नाले होते हैं, सड़कें होंगी, गलियां होंगी, बहुत प्रदूषित रहती हैं, बहुत गंदे रहते हैं। तो इस अवस्था में ये महामारी क्या होगी, और अधिक फैलेगी। लोग बहुत एक ही कमरे में बहुत अधिक संख्या में लोग रहेंगे, लोगों के घरे बिल्कुल पास पास होते हैं, छोटे छोटे, गलियां बहुत पतली पतली होती हैं, सड़कें पतली होंगी, तो लोगों के बीच डिस्टेंस कम होगा, और इस तरह से दूरी के अभाव में, स्वच्छता के अभाव में महामारी जो है बहुत अधिक फैल सकता है कोई भी महामारी। और हम कोविड-19 को देख चुके हैं कि किस तरह से लोगों को प्रभावित किया था शहरों में तो प्रभावित किया था सबको, साथ ही साथ जो स्लम क्षेत्र हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं, इन लोगों को और अधिक प्रभावित किया था। आगे देखते हैं स्लम क्षेत्र की स्थिति। दिया है कि भारत में 13.7 मिलियन स्लम घरों में कुल 65.49 मिलियन लोग निवास करते हैं। लगभग 65% भारतीय शहरों के आसपास झुग्गियां और स्लम क्षेत्र मौजूद हैं, जहां लोग काफी घनी बस्तियों में रहते हैं। जनसंख्या बहुत सघन रहती है, कहेंगे घना तो बहुत अधिक देखने को मिलेगा इसमें। आगे कुछ आंकड़े दिए हैं कि नेशनल सर्विस स्कीम राउंड जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2012 तक दिल्ली में लगभग 6343 स्लम बस्तियां थीं, जिनमें 10 लाख से अधिक घर थे। जहां आगे दिया है कि जहां दिल्ली की कुल आबादी का 52% हिस्सा निवास करता था। ये कुछ आंकड़े थे। आगे देखते हैं कि स्लम निवासियों पर कोविड-19 का प्रभाव क्या था। इसमें दिया है कि वित्तीय असुरक्षा, तो जो जहाँ पे जिन नगरों के स्लम क्षेत्र हैं तो कोविड-19 का इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले वित्तीय असुरक्षा, उनके पास धन का अभाव होगा। इसमें दिया है कि भारत की लगभग जो 81% आबादी है, तो 81% आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है, जहाँ संपूर्ण कोविड लॉकडाउन के अचानक लागू होने से क्या हुई, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की आजीविका काफी बुरी तरह प्रभावित हुई।
अनौपचारिक का मतलब वही जो प्राइवेट जैसे काम धंधे होते हैं। औपचारिक में हम कह सकते हैं कि जो सरकारी कार्यकर्ता होते हैं उनको तो मतलब बंद भी है, सारे कार्य बंद भी हो गए तो उनको तो जो उनका आय है मंथली वो आधा रहेगा। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र के लोग हैं जब तक करेंगे तब तक ही उनको इनकम का साधन रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को। तो वही है कि उस समय अनौपचारिक क्षेत्र में लोग लगभग भारत की 81% जनसंख्या कार्य कर रही है। तो सबसे अधिक इनको क्या होगा, वित्तीय असुरक्षा यानी धन का अभाव होगा। तो इस तरह से ये प्रभावित किया था, काफी तरीके से धन का अभाव हो गया था लोगों के लिए, खाने खाने की समस्या हो गई थी उस समय। आगे दिया है कि पूर्व लॉकडाउन के बाद दिल्ली में भारी संख्या में रिवर्स माइग्रेशन देखा गया, जब हजारों प्रवासी कामगार अपने गृह नगर वापस चले गए। और इस दौरान लगभग 70% स्लम निवासी बेरोजगार हो गए, 10% की मजदूरी में कटौती हुई और 8% पर इसके अन्य भी प्रभाव देखे गए। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो 70% स्लम निवासी थे ये बेरोजगार हो गए थे और 10% की मजदूरी जो मजदूरी थी उनमें कटौती भी की गई, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से सारे क्षेत्र बंद कर दिए गए थे, तो फिर समस्या होगा इनके लिए। आगे देखिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र योजना कवरेज। जैसे इसमें दिया है कि यद्यपि ग्रामीण निवासियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध खाद्यान्न के कारण महामारी से प्रेरित आर्थिक व्यवधान का सामना करने में सक्षम था, यानी सरकार द्वारा जो उनको अन्न जो उपलब्ध कराया जाता था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, तो इससे कुछ अपने वो आर्थिक जो व्यवधान था उसको दूर कर पाए। किंतु शहरी गरीबों तक ऐसे राशन की पहुंच न्यूनतम थी, यानी जो राशन ग्रामीण क्षेत्र में मिलता था तो शहरी गरीबों के पास दे रहा है कि इनके पास उसकी जो पहुंच थी काफी न्यूनतम थी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी ग्रामीण गरीबों के बीच शहरी गरीबों की तुलना में बेहतर कवरेज था, यानी जो ग्रामीण शहरी गरीब थे उनकी अपेक्षा जो ग्रामीण गरीब थे, गांव के लोग थे, उनको सामाजिक सुरक्षा का जो कवरेज था वो अच्छा मिल पा रहा था। आगे है कि शहरी क्षेत्रों में जो परिवार थे, परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास राशन कार्ड भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके पास राशन कार्ड होता है, और वहीं दे रहा है कि शहरी क्षेत्रों में लगभग एक बड़े हिस्से के पास भी राशन कार्ड नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कहेंगे जो सामाजिक वितरण प्रणाली के तहत राशन उनको नहीं उतनी मात्रा में पहुंच पा रहा था। आगे देखते हैं मौजूदा असमानताएं। देखिए जो कोविड-19 थी तो असमानताएं क्या आई हैं। कोविड-19 महामारी ने झुग्गियों और जो स्लम क्षेत्र थे तो स्लम क्षेत्र की चुनौतियों को और अधिक गंभीर रूप से उजागर किया, यानी उस समय तो इनकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। ऐसे तो स्लम क्षेत्र के बारे में हम समानता जानते ही हैं, समस्याग्रस्त होता है, कोई भी सुविधाएं नहीं होती हैं वहां पे, गरीब क्षेत्र होते हैं और सामाजिक सुरक्षा होती है। लेकिन जो जब कोविड-19 महामारी आई तो उस समय इसकी समस्याएं बिल्कुल उजागर हो गई और अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इन क्षेत्रों में हाथ धोना और शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना असंभव था। ये सामाजिक शारीरिक दूरी कैसे पालन करें, समस्या इतनी है, छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं, काफी सघन इनके आवास क्षेत्र होते हैं, जनसंख्या भी अधिक रहती है, तो जो उस समय लोगों को पालन करने के लिए डिस्टेंस, एक हाथ की दूरी, शारीरिक दूरी, स्वच्छ हाथ धोते रहें, मतलब जो भी स्वच्छता की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं ये करें, तो इनमें जो था इनको पालन करना असंभव था। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लगभग 21.8% परिवार सार्वजनिक नल जैसे साझा जल स्रोत पर ही निर्भर हैं। उनका अपना पर्सनल कहते हैं कि एकल एक परिवार का जाए तो वो नल की व्यवस्था होती है, तो ऐसे वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। लोग सार्वजनिक नलों का उपयोग करते हैं अपने नहाने के लिए या फिर खाना बनाने के जल के लिए, तो इसमें क्या होगा, शारीरिक दूरी का पालन करना भी इसमें संभव नहीं है। आगे देखते हैं पोषण और भूख। इसमें दिया है कि पोषण की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट शहरी निवासियों के मामले में अधिक देखी गई है। जो शहरी निवासी हैं उनमें कहेंगे पोषण की गुणवत्ता नहीं रहती है, उनकी मात्रा में गिरावट होती जाती है और अधिकांश लोग भोजन खरीदने तक के लिए पैसे उधार लेने पड़ रहे थे इन स्लम क्षेत्रों में, या फिर कहें कि इस प्रभाव के कारण। आगे दिए कुल मिलाकर भूख और खाद्य असुरक्षा का स्तर काफी उच्च बना रहा, जहां स्थिति में सुधार की उम्मीद काफी कम थी
और रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ खाद्य सहायता प्रदान करने संबंधी उपायों की भी कमी थी। इतनी सारी समस्याएं देखने को मिला। आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया है कि स्लम विकास की उपेक्षा से उत्पन्न मुद्दे। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि जो स्लम जो क्षेत्र है उनके विकास को सरकार ध्यान में नहीं देती है। उन क्षेत्रों को सरकार या वहाँ का जो नगरीय प्रशासन है उसको उपेक्षित करता है स्लम विकास को। तो क्या क्या इससे जुड़े मुद्दे हैं, जैसे दिया है कि रोगों के प्रति संवेदनशीलता हो जाएगी उस क्षेत्र में यदि स्लम क्षेत्र का विकास नहीं किया जाता है। तो स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोग टाइफाइड और हैजे जैसी जल जनित बीमारियों के साथ साथ कैंसर व HIV एड्स जैसे अधिक घातक बीमारियों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। यानी इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मतलब कोई भी बीमारी होती है, छोटी भी बीमारी आएगी, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, इन सब बीमारियों से भी वो काफी प्रभावित हो जाते हैं और ये सब बीमारियां भी उन लोगों को काफी प्रभावित कर लेती है यदि इनके विकास पे सरकार ध्यान नहीं देता है। तो आगे दिया है कि सामाजिक कुरीतियों के शिकार जो स्लम क्षेत्र होते हैं सामाजिक कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं। जैसे ऐसे बस्तियों में रहने वाले जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इन सबको वेश्यावृत्ति, फिर बच्चों को भीख मांगने और बाल तस्करी, जबरन बाल श्रम करवाया जाता है इनसे। इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों का हम देखें तो स्लम क्षेत्र के लोग सामना करते हैं। आगे देखते हैं, इसके अलावा ऐसी बस्तियों में रहने वाले पुरुषों को भी इन सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से हम कहें कि आपराधिक घटनाएं भी होती हैं। तो आपराधिक घटनाओं के अंतर्गत देखते हैं स्लम क्षेत्रों को आमतौर पर ऐसे स्थानों के रूप में देखा जाता है क्योंकि बाहरी इलाके में विकसित होते हैं जो कहें कि गैर कानूनी रूप से वो विकसित होते हैं और जहाँ अपराध भी काफी अधिक होते हैं। इन क्षेत्रों में, स्लम क्षेत्र में क्या होता है, शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा का अभाव है, कानून व्यवस्था और सरकारी जो सेवाएं होती हैं कि प्रति जो आधिकारिक उपेक्षा है, ये सारी उपेक्षाएं हैं या फिर इनको मिल भी नहीं पाता है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है वहाँ पे शिक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी सेवाओं का। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी आपराधिक घटनाएं, चोर, डाकू, लूट खसोट वाले, यहाँ पे कहेंगे एक तरह से संस्कृति का विकास इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस प्रकार के कल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। गरीबी इसका एक परिणाम है। एक विकासशील देश में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, अधिकांश लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अपना जीवन यापन करते हैं, जो न तो उनकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जब तक करेंगे तब तक इनकम का साधन रहेगा, तब तक उनके पास पैसा आता रहेगा, और वो यदि अनौपचारिक कार्य क्षेत्र किसी भी तरीके से बंद हो जाता है, किसी अशांति की वजह से या कोई महामारी की वजह से, तो फिर क्या होगा, गरीबी का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को। और आगे देखिए, और न ही ये बेहतर जीवन के लिए जो सुविधाएं होती है इनके पास होता है, इन सारी चीजों का पर्याप्त आय उपलब्ध कराता है जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है। और जब जैसे वो बंद होगा तो क्या होगा, ये लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। आगे दिया है कि झुग्गी वासियों, शहरी गरीबों के लिए सरकार की पहल। जो झुग्गी वासी वे जो स्लम क्षेत्र के लोग होते हैं, तो इनके लिए सरकारें बहुत सारी कुछ योजनाएं चलाती हैं। तो इसमें देखिए दिया है कि जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी योजना है उन क्षेत्र के निवासियों के लिए, जो गरीब जनसंख्या है शहरी क्षेत्रों के, उनके विकास के लिए योजना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी उनके विकास के लिए चलाया गया सरकार द्वारा एक योजना है। PM आवास योजना, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए ये योजना चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। सिफारिशें में क्या दिया है कि कल्याण और राहत योजनाओं की दक्षता में तेजी लाना। हमें क्या करना होगा, सिफारिशें मतलब उसके लिए उसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को, या फिर तो दिए कल्याण और राहत योजनाओं की दक्षता में तेजी लाना। मलिन बस्तियों में मुफ्त टीके लगवाए जाएं ताकि जो भी महामारी आती है उनसे वो वहाँ पे जो भी उपस्थित बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं उनको उससे बच सके। फिर एक खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाए उनको, और पर्याप्त आश्रय सुनिश्चित कराना, ये सारे कार्य हमें करने चाहिए। है फिर एक मलिन बस्तियों में स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं में सुधार किया जाए, वहाँ पे स्वच्छता की व्यवस्था की जाए, परिवहन की भी विकास किया जाए। क्लिनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना, क्लिनिक और स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहाँ पे उपलब्ध कराए जाए या फिर स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको दूर किया जाए। निष्कर्ष में देखते हैं कि जो गैर लाभकारी संस्थाओं और स्थानीय सहायता निकायों की सहायता करना जिनके इन हाशिए के समुदाय तक बेहतर पहुंच है,
तो ये संस्थाएं क्या करें, जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, तो ये इनकी पहुंच स्थापित भी करें और जिनकी पहुंच है वो उनकी सहायता करें। लाभ अभिष्ट लाभार्थियों के छोटे से हिस्से तक ही पहुंच पाते हैं और अधिकांश राहत कोष और लाभ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाते। यानी जो भी सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं योजनाएं चलाई जाती हैं, यही है कि वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और आगे देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि इन बस्तियों को सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है। यानी गैर तरीके से बसे रहते हैं, तो आधिकारिक तौर पे या प्रशासनिक रूप से उस पर नियंत्रण नहीं होता है सरकार का, तो फिर सरकार को भी नहीं पता चल पाता है कि हाँ यहाँ पे है, सरकार को जानकारी नहीं होती है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि इनके पास जो भी सरकारी योजनाएं चलाती हैं उनका लाभ इन पे नहीं पहुंच पाता है इनके पास। आगे देखिए कि भारत में उचित सामाजिक सुरक्षा उपायों का अभाव देखा जाता है। एक ये भी कमी है कि भारत में जो उचित सामाजिक सुरक्षा है, जो उसके लिए उपाय हैं, वो भी उसका भी अभाव है। और इस वायरस से लड़ने की हमारी क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार शहरी नियोजन और प्रभावी शासन के लिए दृष्टिकोण समय की एक आवश्यकता है। यानी जो शहरी नियोजन है, जो शहरी वहाँ का शासन है, प्रशासन है, या जो सरकार है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक प्रभावी शासन के लिए दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपनाने की आवश्यकता है। आगे है कि जो टिकाऊ, मजबूत और समावेशी बुनियादी ढांचे हैं, उसके निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके विकास के लिए स्लम क्षेत्र के टिकाऊ विकास होगा, मजबूत होगा और समावेशी बुनियादी ढांचे, यानी और सबको लेकर के सबके लिए बुनियादी ढांचे बनाए जाए और बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए कार्य किया जाए। शहरी गरीबों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। यानी ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण, यानी जो ऊपर वर्ग है, उच्च वर्ग से या बड़े क्षेत्रों से जो भी धन या फिर उस योजना के तहत जो भी फंड आ रहा है उसके लिए, तो उसको बिल्कुल निचले दृष्टिकोण तक, यानी निचले स्तर तक उसको पहुंचाया जाए। जो योजनाएं आ रही हैं इन गरीब क्षेत्रों के लिए, गरीब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, तो उन लोगों को पहुंचाया जाए और वो पहुंचाने का कार्य वहाँ की प्रशासन व्यवस्था का, जो संस्थाएं हैं उनका, वो उन लोगों को क्या कर नामांकित करे, उन लोगों तक वो सुविधा मुहैया कराए। और जब तक ये मुहैया निचले स्तर तक नहीं कराया जाएगा, तब तक स्लम क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो बुनियादी जरूरतें वो नहीं पूरी हो पाएंगी, और जब तक बुनियादी जरूरतें नहीं हो पाएंगी तो उनका संतुलित रूप में विकास नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि ऊपर से जो दिया है कि ऊपर से नीचे की जो दृष्टिकोण है इसको हमें अपनाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।